हेलो फ्रेंड। आज की कहानी दो बच्चों की है। दो बच्चों की ऐसी वेदना जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि इंसानियत कहाँ है, आपके दिल को रुला दे। इंसानियत तब और शर्मसार हो जाती है जब पता चलता है कि ये उत्तरी कोरिया की एक सच्ची घटना पर आधारित है। जियोंग एक वकील है और नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। वो बहुत काबिल वकील है जिसने बहुत बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं। ये सब होने के बावजूद भी एक चीज़ की कमी है जियोंग के पास। वो है चालाकी, घूसखोरी, मक्कारी, इन सब का ना आना। वो काबिल तो बहुत है लेकिन इन चीज़ों से, इन चापलूसी से काफ़ी दूर। और यही कारण है कि वो हर बार नौकरी में पीछे रह जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सारे सवालों के सही जवाब देने के बावजूद भी वो चापलूसी नहीं कर पाया और नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ा। अब जियोंग को उसके दोस्तों के साथ घूमने जाना है और वहाँ दोस्तों के साथ भी उसकी कहासुनी हो जाती है। दोस्त उससे भले ही काबिलियत में कम हो लेकिन उनके पास वो सारे गुण हैं जो जियोंग के पास नहीं हैं। और इसी के चलते उन लोगों की आपसी बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में जियोंग वहाँ से चला जाता है। 7 साल का मिंग अपनी माँ की ड्राइंग बनाते हुए अपनी दीदी से पूछता है, माँ का चेहरा गोल था, माँ की आंखें कैसी? बाथरूम में कपड़े धो रही दाबी उसको जवाब देती है, पर पिछले बार तो तुमने चेहरा कुछ और बताया था, क्या तुम्हें भी माँ की याद नहीं? तब दाबी पुरानी तस्वीरों में माँ की शक्ल देखती है, पर पापा ने हर जगह माँ की शक्ल में घेरा किया है। तभी उसके पिता आते हैं जो उन्हें कहीं ले जा रहे हैं उनकी माँ से मिलवाने। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। बिना माँ के बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें माँ मिल गई। कितनी प्रेयर करी थी ना जाने उन्होंने। माँ भी उनके साथ बहुत प्यार से पेश आई। शुरू में माँ उनका बहुत ख्याल रखती, खाना खिलाती, उन्हें नहलाती धुलाती, पर बात में उसका नाटक ख़त्म होने लगा। अब अगर खाना गिर जाए तो वो उनके साथ मारपीट करती। मिंग कोई भी गलती करता तो उसकी सज़ा दाबी को मिलती। आखिर वो बड़ी है ना। अब उन्हें रोज़ ही हर बात पर मार पड़ती। जीसो भी एक वकील है, कानूनी दांव-पेच बहुत अच्छे से जानती है और इसी का वो फ़ायदा उठाती है। बच्चों को उसने पूरी तरह डरा के रखा है और इसका असर ये हुआ, दाबी इतनी होनहार होने के बावजूद भी बहुत कम स्कूल लाने लगी, दबी सी रहने लगी। आखिरकार एक छोटी सी बच्ची कितना ही सह लेगी। उसके शरीर ने भी अब साथ देना छोड़ दिया है। वहीं जियोंग सियोल जाना चाहता है नौकरी की तलाश में। वो अपने भैया और भाभी के साथ रहता है। भाभी ने ही उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। कितना फ़र्क है ना जियोंग की भाभी और जीसो में। अब कहीं नौकरी ना मिलने पर जियोंग ने बच्चों की देख रेख वाली संस्था पर ही नौकरी करना शुरू कर दिया। वहाँ जियोंग लीना नाम की एक औरत की जगह लेगा जो ये नौकरी छोड़ के जा रही है। ये संस्था बच्चों पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ती है। जब अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गए तो दाबी भी यहाँ पहुँच आई और अपनी माँ के खिलाफ केस कर दिया। लेकिन आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं, माँ ने कुछ कहा होगा तो यहाँ केस करने आ गई। ऐसा सोचकर लीना और जियोंग बच्ची को समझाने लगे। वहाँ दाबी ने भी अपनी पूरी बात बताई, पर लीना और जियोंग को उस पर यकीन नहीं हो रहा, और हो भी कैसे। फिर भी लीना और जियोंग उसके घर पहुँचे और जीसो ने अच्छी माँ होने का किरदार बखूबी निभाया। पर उनके जाते ही वही सब हुआ जो हमेशा होता आया था। दाबी को बहुत मार पड़ी, हद से ज़्यादा। वहाँ उनका पापा
जीसू से कहता है कुछ भी करना पर बच्चों की जान ना जाए, वरना उनकी माँ के रिश्तेदारों से मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नीना बताती है वो ये नौकरी इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो रोज़ का बच्चों का शोषण नहीं देख पाती, क्योंकि उनके पास कोई कानूनी सख्ती नहीं होती। अब मिग जिद करने बैठा कि उसे उसी संस्था के पास दोबारा जाना है। वहाँ उसने वही पुरानी तस्वीर दिखाई। माँ का चेहरा तो ढका हुआ है पर औरों का चेहरा तो दिख रहा है ना। अगर हम वहीं बाज़ार में जाके पता करें तो औरों से शायद हमें हमारी माँ की तस्वीर मिल जाए। जियोंग ये सब करना तो नहीं चाहता पर उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये पहला केस है जो संस्था ने उसे सौंपा है। इसीलिए उन्हें उन बच्चों के साथ रहना होगा, समय बिताना होगा, उनकी काउंसलिंग करनी होगी ताकि वो उनकी समस्याओं को समझ सके। समय बीतने के साथ जियोंग और बच्चों का रिश्ता भी मजबूत होता गया। शायद इसका एक कारण ये भी था कि जियोंग की माँ भी बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों की वेदना को समझता था। अब समय बीतता गया और रिश्ता और गहरा होता गया। साथ में घूमना, बर्गर खाना, अपनी बातें एक दूसरे को समझाना। बच्चों को भी कोई मिल गया था जो उनको सुनता था, समझता था। हालांकि जियोंग के लिए ये सिर्फ एक काम था, पर बच्चे क्या जाने कि ये क्या है। अब जियोंग ने बताया कि उसकी नौकरी सियोल में लग गई है, उसे जाना होगा, लेकिन मिग नहीं मान रहा। तब सियोल ने उन्हें पैसे और कार्ड देकर बोला कि जब भी ज़रूरत हो फ़ोन कर लेना। वहीं मिग के पास जो खिलौना है उसका पड़ोसी बच्चा देख रहा है। बहुत प्यारा खिलौना है ना, मुझे मेरे फेवरेट अंकल ने दिया है, ऐसा मिग ने कहा। वहीं जियोंग अपनी नई ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गया। नई नौकरी उसे मिली है, वैसी ही नौकरी जैसी वो चाहता था। बॉस भी बिल्कुल उसका जैसा ही है, एकदम अपने शब्दों पर रहने वाला, किसी की ना सुनने वाला। नौकरी के साथ साथ ही जियोंग को अच्छा घर और कार दी गई। वहीं दूसरी ओर दाबी और मिंग जियोंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तो बर्गर डे है ना, अंकल आज भी नहीं आएंगे क्या? चलो ना, हमारे पास उनके दिए पैसे हैं, हम खुद ही खा लेते हैं। पर दाबी ने उसके लिए इनकार कर दिया, ये बोल के कि जब अंकल आएंगे तब हम साथ ही में बर्गर खाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ को जियोंग का दिया हुआ कार्ड मिल गया और वो समझ बैठी कि ये उस संस्था में दोबारा उसकी शिकायत करने वाले हैं। और उन्होंने इस बार दाबी को उसकी बहुत कड़ी सज़ा दी। उसे बहुत मार पड़ी, इतनी मार पड़ी कि दूसरे दिन जब वो क्लास में बैठी थी, बैठे बैठे ही बेहोश हो गई। तब जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि दाबी के कान का पर्दा फट चुका है। ये ख्याल सियोल तक भी पहुंच गई, जियोंग के पास, और जियोंग रुक ना सका। वो दाबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा और दाबी तो मानो यूँ खुश हो गई जैसे उसे प्राण दोबारा मिल गए हों, उसका वो दोस्त उसे दोबारा मिल गया हो। वहीं जियोंग ने उसकी माँ से बात करने की सोची और साथ ही दाबी को ये भी बताया कि वो हमेशा के लिए सियोल जा चुका है, अब वो हमेशा वहीं रहेगा और दाबी को अपना और अपने भाई का ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सुन दाबी टूट गई। एक उसी का तो सहारा था दाबी को। दाबी की आखिरी उम्मीद भी इसी के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन एक कोशिश और करना चाहता है। इसी के लिए उसने अपने पुराने सीनियर से बात करी कि वो इस केस को दोबारा लड़े, पर उसके सीनियर ने मना कर दिया, ये बोलकर कि बच्चों की दी हुई गवाही मायने नहीं रखती। फिर जीसू के पास गया, पर उसने ये कहकर लौटा दिया कि केस ख़त्म हो चुका है और तुम्हारा काम भी, तो इसलिए दोबारा यहाँ ना आया करें। वो उसके पापा के पास भी गया, जिसने भी उसे खरी खोटी सुनाकर वापस भेज दिया। अब खाने की टेबल पर बैठे जियोंग ने सारा वाक़या अपने भैया भाभी को बताया और साथ ही
फ़ोटो भी दिखाई। जियोंग सियोल वापस जा रहा है, लेकिन हर लगे हुए बोर्ड पर उसको मिंग और दाबी की याद आती। वहीं सियोल पहुंचकर उसे उसके बॉस ने एक नई गाड़ी गिफ्ट करी है। जियोंग भी काफ़ी खुश है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में लेटी दाबी से मिंग पूछता है, अंकल कब आएंगे? देखो ना, अंकल ने हमसे कहा था कि वो जल्दी ही हमारे साथ बर्गर खाने चलेंगे, पर अभी तक नहीं आए। इस पर दाबी कहती है कि अब वो कभी नहीं आएंगे। तब मिक कहता है, देखो ना, अंकल के दिए पैसे अभी तक मेरे हाथ में ही हैं, अंकल कब आएंगे? उतने में ही पीछे दरवाज़ा खुलता है और जीसू दरवाजे पे खड़ी है। जीसू को लगा बच्चों ने चोरी करी है, वरना इतना बड़ा नोट इन छोटे से बच्चों के पास कहाँ से आएगा। अब चोरी के शक में जीसू ने दाबी को फिर से मारना शुरू किया और बहुत मार पड़ी। उसके बाद मिक की बारी आई। फिर जीसू को एक खेल सूझा। जीसू ने दाबी से कहा, अगर तुम मिक को मारोगी तो मैं तुम्हें मारना छोड़ दूंगी। लेकिन दाबी, जिसने हमेशा मिक को माँ की तरह माना है, वो उसे कैसे मार सकती है। फिर उसके बाद रात भर कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आईं और दाबी शहर को देख रही है। घोर सन्नाटा, यहाँ कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सबको सिर्फ अपने से मतलब है। उसके बाद हमें सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ हर तरफ एक ही न्यूज़ चल रही है। एक 10 साल की लड़की ने अपने छोटे भाई को मार डाला। सारी रिपोर्ट, सारे न्यूज़पेपर, हर जगह यही खबर चल रही है कि एक 10 साल की लड़की ने अपने भाई को मार डाला। पुलिस वाले दाबी को ले जाते हैं। असल में पिछली रात हुआ कुछ यूँ था कि दाबी के एक थप्पड़ मारने के बाद जीसो ने मिंग को बहुत मारा, इतना कि उसकी मौत हो गई। और जीसो ने दाबी से कहा, अगर तुमने खून का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई जैसा ही होगा। क्योंकि जीसो बहुत छोटी है, इसलिए उसे कस्टडी से बाहर रख लिया गया, लेकिन हर कोई उसको आरोपी की नज़रों से देख रहा था। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, अखबार में आई हर खबर को सच मान लेते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने। अब जीसो ने मिक का सारा सामान बाहर फेंक दिया। वहीं मिक का दोस्त खड़ा ये सब देख रहा है और उसी के साथ जियोंग को भी ये खबर मिल जाती है कि मिक की मौत हो चुकी है। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पुलिस में जाके बात करी, पर पुलिस वालों ने बताया कि दाबी अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। जियोंग दाबी से भी मिला, पर शायद अब दाबी उससे बात नहीं करना चाहती। क्या बात करेगी वो उससे? अब जियोंग अपने बॉस से मिला और उससे केस लड़ने की गुहार लगाई, पर बॉस ने ये कह के मना कर दिया कि इन छोटे मोटे केसों पे ना पड़े। एक तो माइनर बच्चे, कौन सुनेगा उनकी गवाही। इन सारों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बड़े और अच्छे केसों को अपनाओ, वो तुम्हें आगे सफलता दिलाएंगे। और जियोंग ने उनकी नौकरी और कार दोनों वहीं छोड़ दी। उसे समझ में आ गया था कि उसे क्या चाहिए। उसके बाद वो अपने होम टाउन गया, उन्हीं दोस्तों के साथ जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, उनसे मदद मांगने के लिए। और सारे दोस्त सबूत जुटाने में लग गए। उसके बाद जियोंग और उसके दोस्तों ने रिपोर्टें निकालनी शुरू करी। दाबी की रिपोर्टें मिलनी तो मुश्किल थी, लेकिन वो निकाल सकते थे तो मिक की रिपोर्ट, और उन्होंने यही किया भी। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स निकालने के बाद मिक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी निकाली, जिसमें डॉक्टर ने उनको बताया कि जिस तरह की चोट मिक को लगी है, ऐसा कोई 10 साल की बच्ची नहीं कर सकती, ये किसी बड़े का काम है। इतना सबूत काफ़ी था। अब जियोंग ने जीसो के लिए नोटिस भिजवाया और जीसो को जैसे ही नोटिस मिला वो आग बबूला हो उठी। उसने दाबी को फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा कदम उठाने की?
वहीं जियोंग के लिए अब ये ज़रूरी था कि आगे के सबूत जुटाए जाएं, तभी जीसो को सज़ा मिलेगी। उसकी दोस्त कहती है, क्या दाबी कोर्ट में ये सब बता पाएगी? तब जियोंग दाबी के पड़ोसी के पास जाके मदद मांगता है। वो उससे बोलता है कि वो दाबी के गेट पर रोज़ उसके दिए कुछ लेटर रखते और उसका पड़ोसी भी यही करता है। पहले पहले तो दाबी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब उसने देखा तो उसमें बहुत सारे लेटर्स थे और गिफ्ट भी थे। लेटर में लिखा हुआ था, दाबी, मैं मिक को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। हमें मिक के हथियारों को जेल में पहुंचाना है। वो यूँ खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। दाबी ये सब सुन ही रही थी कि जीसू आ गई, और जीसू ने जैसे ही ये सब देखा उसका पारा हाई हो गया और उसने दाबी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जियोंग को पता चल गया और उसने जब दरवाज़ा तोड़ा तो जीसू बेहोश पड़ी थी। जियोंग दाबी को अपने साथ अपने घर ले आया। दाबी का पिता भी उनके घर आया और बहुत हल्ला किया, मेरी बेटी मुझे वापस करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को अपने पास रखने का। तब जियोंग ने बोला, तुम जानते हो तुम गलत हो, और ज़्यादा किया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। अब उसके बाद कोर्ट का दिन आया। सब लोग कोर्ट पर उपस्थित हैं। पहले तो जीसो ने अच्छी माँ का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब इतने हिंसक हो गए। मैंने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया। ना जाने उन्होंने हाथ उठाना कहाँ से सीखा। सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने अगली डेट दे दी। वहीं जियोंग जब एक दिन लेटा हुआ है तो उसका भतीजा उस पर हल्ला करते हुए आता है, मेरा मंकी कहाँ है? कहाँ रखा आपने मेरा मंकी? उसमें कैमरा लगा हुआ था, मुझे ज़रूरत है। जब जियोंग ने उसके बारे में सुना तो वो कूड़ा बीनने वालों के पास गया, क्योंकि वो जान गया था कि जीसू ने सारा सामान कूड़े में फेंक दिया है। सुबह से शाम हो पड़ी पर कुछ ना मिला। कोर्ट का दिन आ गया। दाबी से सवाल पूछे गए, लेकिन वह बच्ची कुछ ना बोल सकी। जज भी ये बात समझती है, इसलिए उन्होंने इंटरवल का टाइम दिया ताकि दाबी तैयार हो सके। और उसी समय वही पड़ोसी बच्चा उस मंकी को लिए आता है। जाहिर सी बात है, कूड़े में डालने से पहले ही उसने उस मंकी को उठा लिया था। अब कोर्ट दोबारा स्टार्ट होता है और दाबी से फिर से सवाल पूछे जाते हैं, क्या तुमने ही अपने भाई को मार डाला इतनी बेरहमी से? और दाबी कहती है, हाँ, मैंने ही अपने भाई को मारा। पूरा कोर्ट सुन्न हो जाता है। उसके बाद वो कहती है, माँ के कहने पर मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। उसके बाद माँ ने उसे बहुत बेरहमी से मारा। वो चिल्लाता रहा और आखिरी में अपनी माँ को याद करता हुआ वो मर गया। क्योंकि दाबी महज 10 साल की एक नाबालिग बच्ची है, इसलिए उसकी गवाही कोर्ट में मायने नहीं रखती। तो जब जज ने पूछा, क्या कोई और सबूत है, तो वही रिकॉर्डिंग चलाई गई, जिसके बाद जीसो को 20 साल की और उसके पति को 5 साल की सज़ा हुई। क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कितनी बेरहमी से उसने अपने बेटे को मारा। लास्ट में जियोंग उसे उसकी माँ की फ़ोटो देता है, उसी ब्रिज पे जहाँ वो बचपन में घूमने आती थी मिक के साथ, और वो देख रही है उसी एरोप्लेन को उड़ते हुए जैसे वो और मिक उड़ाया करते थे। मानो आज उसके साथ मिक खड़ा है और उसकी माँ भी। इसके बाद हमें उत्तरी कोरिया का कुछ डाटा दिखाया जाता है कि हर साल वहाँ 4 से 5 हज़ार बच्चे ऐसी ही मौत मरते हैं, और ये डाटा बढ़कर 2017 में 34,000 हो गया, जो बहुत ज़्यादा था। और हर 5 से 4 केसों में जो बच्चों के मुजरिम होते थे वो माँ बाप ही निकलते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ना हमें बहुत पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।